तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हैं हम स्पेक्ट्रम आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च की घटना होती है। दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने शासन के दुष्प्रभावों तथा अपनी 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया जो उन्होंने पहले की थी, जो सरकार के सम्मुख पेश की थी। और उन्होंने कहा कि यदि सरकार मांगों को पूरा करने में कोई प्रयत्न नहीं करेगी तो 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों तथा अपनी 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया जो सरकार के सम्मुख पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करेगी तो 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। सरकार द्वारा पत्र का कोई सार्थक जवाब न मिलने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों में 240 किलोमीटर की पद यात्रा करने के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट में नमक बनाकर कानून तोड़ा। इससे पहले गांधी जी दांडी पद यात्रा के दौरान रास्ते में हजारों किसानों से उनका संदेश सुना। हजारों किसानों ने उनका संदेश सुना और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कई ग्रामीणों ने सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दिया। 9 अप्रैल को गांधी जी ने एक निर्देश जारी करके आंदोलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पहला, जहां कहीं भी संभव हो लोग नमक कानून तोड़कर नमक तैयार करें। दूसरा, शराब की दुकानों, विदेशी कपड़ों की दुकानों, अफीम के ठेकों के समक्ष धरने आयोजित किए जाएं। यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति न हो तो हम करों की अदायगी का विरोध कर सकते हैं। मतलब हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो हम टैक्स न दें, उसका भी विरोध कर सकते हैं। वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। जनता याचिकाओं द्वारा रोक लगाकर न्यायालयों का बहिष्कार कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारी अपने पदों से परित्याग दे सकते हैं। हम घर में लोग चरखा काटें, हर घर में लोग चरखा काटें और सूत बनाएं। छात्र सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करें। स्थानीय नेता मेरी गिरफ्तारी के बाद अहिंसा बनाए रखने में सहयोग दें। इन सभी कार्यक्रमों में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी हमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण के रूप में 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई इस ऐतिहासिक यात्रा में गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी में मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून तोड़ा। नमक कानून के उल्लंघन को भारतीयों द्वारा ब्रिटिश कानूनों के विरोध एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के प्रयासों के प्रतीक रूप में देखा गया। इस यात्रा, इसके विकास तथा लोगों पर इसके प्रभाव को समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। गुजरात में गांधी जी की अपील पर 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र दे दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने और उसे संगठित करने के सराहनीय प्रयास किए। नमक सत्याग्रह का प्रसार। जब एक बार गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक नमक की यात्रा प्रारंभ की। तमिलनाडु में तंजौर जो है, उस तंजौर में सी राजगोपालाचारी जो थे, उन्होंने तंजौर में एक जगह है त्रिचन्नापल्ली और वहाँ से तंजौर में दूसरी जगह वेदारण्यम। तो तमिलनाडु में तंजौर के त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक सी राजगोपालाचारी ने नमक यात्रा करी। और इसी तरह से मालाबार में के कलप्पन ने कालीकट से पोयानूर तक की यात्रा की। असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलहट, बंगाल के नोवाखाली समुद्र तट पर नमक बनाने पहुंचा। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किए गए जिन्हें शिविरम कहा गया।
नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कारण उत्तेजना फैल गई और कलकत्ता, मद्रास और कराची आदि नगरों में उग्र प्रदर्शन हुए। 4 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 14 अप्रैल को नेहरू को और 4 मई को 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जब उन्होंने ऐलान किया कि धारासणा नमक कानून कारखाने पर भी अपने साथियों के साथ धावा बोलेंगे और नमक कानून तोड़ने का अभियान जारी रखेंगे। मतलब उनको कब गिरफ्तार किया गया? जब उन्होंने धावा बोलने का धमकी दी। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा शोलापुर इत्यादि शहरों में गांधी जी की गिरफ्तारी का जबरन विरोध किया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया रेतवाड़ी क्षेत्रों में लगान अदा न किया जाए। इसके अलावा जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर न अदा किया जाए। इसके अलावा मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन किया जाए। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में हुए सविनय या अवज्ञा आंदोलन की प्रकृति या रूप स्वरूप का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार है। देखिए, भारतीय पूरे उपमहाद्वीप में जो विभिन्न भागों में अलग अलग सविनय या अवज्ञा आंदोलन जो हुए, उन सविनय या अवज्ञा आंदोलन की प्रकृति या स्वरूप जो है किस प्रकार का है, देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। अप्रैल 1930 में तमिलनाडु के तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचन्नापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा आरंभ की। इस घटना के परिणाम स्वरूप विदेशी कपड़ों की दुकानों पर व्यापक धरने दिए गए। कोयम्बटूर, मदुरा और विरुद्धनगर इत्यादि के आंतरिक क्षेत्रों में शराब विरोधी अभियान को भारी समर्थन मिला। यद्यपि राजाजी ने आंदोलन को अहिंसक बनाए रखने का प्रयास किया, तथापि इसमें हिंसक घटनाएं हुई और पुलिस ने इसका हिंसक दमन किया। चूलई मिल जो है, उस चूलई मिल की हड़ताल को खत्म करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। बेरोजगार बुनकरों ने शराब की दुकानों पर हमला किया, जबकि किसानों ने जो कीमतों के गिरने से पीड़ित थे, मदुरा में बोदिनायक नूर में दंगा फसाद किया। अब बात करते हैं मालापुर की। मालाबार में केलप्पन वायकोम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध नायर कांग्रेस नेता ने नमक पद यात्रा का आयोजन किया। केलप्पन मालाबार में, ठीक है। इन्होंने कालीकट से पोयानूर तक यात्रा की मालाबार में। इसके अलावा पी कृष्णा पिल्लई ने भविष्य में केरल कम्युनिस्ट मूवमेंट की नींव डालने वाले नवंबर 1930 में कालीकट समुद्र तट पर पुलिस लाठीचार्ज के सामने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा की। आंध्र प्रदेश। पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा एवं गुंटूर में जिला स्तर पर नमक पद यात्रा आयोजित की गई। बड़ी संख्या में शिविराम यानी सेना की तर्ज पर बने कैंप जो शिविर थे, उन शिविराम नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के तौर पर स्थापित किए गए। व्यापारियों ने कांग्रेस के फंड में राशि दान की और काम्मा एवं राजू जैसी प्रमुख जाति के किसानों ने दमनकारी हथकंडों का विरोध किया। असहयोग आंदोलन जैसा जन समर्थन इस क्षेत्र में नहीं मिला। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी एवं एक गांधीवादी नेता के अंतर्गत नमक सत्याग्रह बालासोर, कटक, पुरी जिलों में पूरी जिलों के तटीय क्षेत्रों में प्रभावी सिद्ध हुआ। बात करते हैं असम की, तो विभाजित मुद्दों के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिला जितना असहयोग आंदोलन 1921 से 1922 को मिला। विभाजित मुद्दों में शामिल थे असमी और बंगालियों, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ता मतभेद और घनी आबादी वाले पूर्वी बंगाल से मुस्लिम किसानों का आगमन, दोनों के बीच तनाव बढ़ा रहा था। असमी और बंगाली में विभाजन हो गया। असमी, बंगाली तथा हिंदू मुसलमानों में विभाजन जो हुआ, उसके कारण घनी आबादी वाले पूर्वी बंगाल से मुस्लिम किसानों का आगमन, दोनों के बीच तनाव बढ़ा रहा था। ठीक, यहाँ कुख्यात कनिंगम सर्कुलर के विरोध में छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। कनिंगम सर्कुलर द्वारा छात्रों और उनके अभिभावकों को अच्छे व्यवहार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। आंदोलन के दौरान इस सर्कुलर
का उल्लंघन किया गया तथा इसके विरुद्ध प्रदर्शन आयोजित किए गए। चंद्रप्रभा सैकनी ने दिसंबर 1930 में वन कानूनों को तोड़ने के लिए कचरी गांव के निवासियों को प्रेरित किया, जिसे असम कांग्रेस के नेतृत्व में अस्वीकार किया। बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता के नेतृत्व में दो गुटों में विभाजित थी। बंगाल में जो कांग्रेस थी वो सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता, तो एम सेनगुप्ता, जे.एम. सेनगुप्ता जिसका पूरा नाम है, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बंगाल जो है कांग्रेस में, बंगाली कांग्रेस दो भागों में विभाजित थी। कलकत्ता कॉरपोरेशन के चुनाव में संलग्न थी। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतर कलकत्ता भद्रलोक के नेता का उनका ग्रामीण जनता से अलगाव हो गया। साथ ही डक्का एवं किशोरगंज में सांप्रदायिक दंगे हुए और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बेहद कम मुसलमानों ने भाग लिया। इसके बावजूद बंगाल में सर्वाधिक संख्या में गिरफ्तारियां हुई और साथ ही साथ सर्वाधिक हिंसक झड़पें भी बंगाल में हुई। नमक सत्याग्रह एवं चौकीदार के साथ साथ विभिन्न शक्तिशाली आंदोलन मिदनापुर, आरामबाग एवं कई ग्रामीण क्षेत्रों में हुई। चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। यहाँ भी गांव के लोगों को सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा। आंदोलनकारियों को बुरी तरह पीटा गया, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इसी समय चटगांव में सूर्य सेन के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने दो सरकारी शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया और प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। बात करते हैं बिहार की। बिहार में चंपारण एवं सारण दो जिले थे जहां नमक सत्याग्रह चलाया गया। चंपारण और सारण। भू आवेष्टित बिहार में बड़े पैमाने पर नमक उत्पादन व्यावहारिक नहीं था और अधिकतर स्थानों पर यह मात्र सांकेतिक था। पटना में नमक बनाने के लिए नखास तालाब को चुना गया और अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ा गया। यहाँ चौकीदार कर के विरोध में चौकीदारों और चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे की मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। चूँकि ये चौकीदार सरकार के लिए जासूसी का काम करते थे, अतः इनके विरुद्ध जनता के मन में तीव्र घृणा की भावना थी। यह आंदोलन भागलपुर, सारण और मुंगेर जिलों में विशेष रूप से सफल रहा। भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद एवं अब्दुल बारी ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया। पुलिस ने आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए बुरी तरह पीटा, उन्हें यातनाएं दी, उनके संपत्ति को जब्त कर लिया। छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्रों में अब झारखंड में निम्न वर्ग की विद्रोही गतिविधियां देखी गई। बोंगा मांझी और सोमरा मांझी गांधीवाद से प्रभावित जो थे, जिन्होंने हजारीबाग में आंदोलन का नेतृत्व किया। बोंगा मांझी और सोमरा मांझी, जिसमें संस्कृतिकरण, जिनके तहत अनुयायी को मांस से मदिरा छोड़ने के लिए कहा जाता है और केवल खादी का प्रयोग करने की बात की जाती है, के साथ साथ सामाजिक धार्मिक सुधार भी जुड़ गया। हालांकि गांधी जी के बैनर तले संथालों ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बनाने का कार्य किया। ये भी देखा गया कि अधिकतर बड़े जमींदार सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहे, लेकिन छोटे भूमिपतियों एवं काश्तकारों ने इस आंदोलन में भाग लिया। लेकिन अधिकतर मौकों पर निम्न जाति की बढ़ती संख्या ने छोटे भूपतियों एवं काश्तकारों के उत्साह एवं मनोबल में कमी की। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ने खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती रेड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ आंदोलन संगठित किया। इसने मजदूरों की दशा में सुधार की भी मांग की। संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि अन्य प्रांतों में मुसलमान जहां सत्याग्रह आंदोलन में तटस्थ बने हुए थे, वहीं उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में बादशाह खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन की शुरुआत तब हुई
जब 23 अप्रैल 1930 को पुलिस ने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 23 अप्रैल 1930 को, और गिरफ्तारी के बाद उत्तेजना फैल गई और जनता ने हिंसक प्रदर्शन किया। पेशावर में तो स्थिति नियंत्रण से बाहर ही हो गई और आंदोलनकारियों के दमन के लिए भेजी गई हिंदू सेना ने मुसलमानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बाद में 4 मई तक ही स्थिति नियंत्रण में आ सकी, जब सरकार ने हवाई टुकड़ियों में मदद से बाहर शहर पर कब्जा किया, और इस दौरान सरकार ने आतंकी दमन का साम्राज्य कायम कर लिया। इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों में 92% मुसलमान थे। इससे अंग्रेजों को अत्यंत निराशा हुई और उनका भ्रम टूट गया कि मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को पूर्णतः अलग रखे हुए हैं। शोलापुर, बम्बई प्रेसिडेंसी के इस औद्योगिक नगर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया। यहाँ 7 मई से प्रारंभ हुई हड़ताल में हजारों मिल मजदूर काम छोड़कर प्रदर्शनकारियों से मिल गए। प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकानों, सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, नगर पालिका भवनों और न्यायालय इत्यादियों में आग लगा दी। 8 मई को पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों में मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें अनेक लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। मजदूरों ने पुलिस को खदेड़कर समानांतर शासन कायम कर लिया और एक सप्ताह तक शहर पर उनका कब्जा बना रहा। मार्शल लॉ लागू करके 16 मई तक ही सरकार शहर पर पुनः नियंत्रण कायम कर सकी। 8 मई से 16 मई यानी लगभग 8 दिन तक शोलापुर में लोगों का कब्जा रहा। बात करते हैं धारासणा। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धारासणा में हुई। यहाँ 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने 2000 आंदोलनकारियों के साथ धारासणा नमक कारखाने पर धावा बोल दिया। यद्यपि आंदोलनकारियों ने पूर्ण शांति के साथ विरोध प्रदर्शन किया, किंतु पुलिस ने दमन का सहारा लिया और प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। इसके कारण 2 व्यक्ति मारे गए और 320 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अमेरिकी पत्रकार मिलर ने पुलिस द्वारा किए गए बर्बरतापूर्वक कृत्य को अत्यंत भयानक बताया। नमक सत्याग्रह के इस नए रूप को जनता ने बड़ी उत्सुकता से अपना लिया तथा देखते ही देखते आंदोलन जन आंदोलन में बदल गया। बाद में वडाला, बम्बई, सैनीकट्टा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिदनापुर, बालासोर, पुरी, कटक के नमक कारखानों में भी इस तरह की प्रदर्शन घटनाएं आयोजित हुई। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में खेड़ा जिले के आनंद, बोरसद और नादियाद क्षेत्रों, सूरत जिले के बारदोली क्षेत्र एवं भड़ोच जिले के जम्बूसर क्षेत्र में शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया। यहाँ कर न अदा करने के मामले को लेकर जबरदस्त आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा लोगों ने भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया। हजारों की तादाद में लोग अपने परिवार के सदस्यों, मवेशियों, घर का सामान लेकर ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारत से निकलकर बड़ौदा जैसे पड़ोसी रजवाड़े वाले इलाके में चले गए तथा महीनों कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वहीं पड़े रहे। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया, उनके घरों एवं सामान को नष्ट कर दिया, बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने वल्लभ भाई पटेल की 80 वर्षीय मां को भी नहीं बख्शा। सरदार पटेल ने कई महीनों तक पुलिस से लोहा लिया। लेते रहे। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रांत, इन क्षेत्रों में आंदोलनकारियों ने वन नियमों का उल्लंघन किया। आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी रहा। यहाँ सरकार ने वनों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर वहाँ पशुओं को चराने, लकड़ी काटने, वनोत्पादन को एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। आंदोलन के दौरान सभी नियमों की अवहेलना की गई। बात करते हैं संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत में कर न अदा करने का सशक्त अभियान चलाया गया तथा जमींदारों से सरकार को राजस्व न देने का आह्वान किया गया। किसानों से भी जमींदारों को लगान न अदा करने का आग्रह किया गया। चूंकि अधिकांश जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे, फलतः किसानों को लगान विरोधी आंदोलन ही विरोध प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा रहा। यद्यपि प्रारंभिक महीनों में आंदोलन काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन सरकारी दमन के कारण धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा और 1930 से इसमें पुनः तेज़ी आ गई। अक्टूबर 1930 से ही इसमें तेज़ी आ गई और आगरा एवं रायबरेली में इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। मणिपुर एवं नागालैंड, इन क्षेत्रों में भी आंदोलन ने साहसिक भूमिका निभाई। रानी
रानी गैडिन ल्यू ने 13 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झंडा उठा लिया और विद्रोह को प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया। रानी गैडिन ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर, ब्रिटिश भारत के नूंग काओ या लोंग काओ नामक गांव में हुआ। ये एक आध्यात्मिक राजनीति नेता थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नेतृत्व किया। 13 वर्ष की आयु में गैडिन ल्यू अपने चचेरे भाई के धार्मिक आंदोलन हेराका से जुड़ी। बाद में यह आंदोलन मणिपुर एवं आसपास के नागा क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आजीवन कारावास की सजा दी गई। गैडिन ल्यू को 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। 1937 में शिलांग जिले के जवाहरलाल नेहरू गैडिन ल्यू से मिले। 1937 में शिलांग जेल में जवाहरलाल नेहरू गैडिन ल्यू से मिले, उन्हें रानी की उपाधि दी और पहाड़ों की बेटी कहा। आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु आंदोलनकारियों ने विभिन्न माध्यमों को अपनाया। गांवों और कस्बों में प्रभात आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु आंदोलनकारियों ने विभिन्न माध्यमों को अपनाया। गांवों कस्बों को प्रभात फेरियां निकाली जाने लगी। गांवों तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेनों का प्रयोग किया जाता था। बच्चों ने वानर सेना और लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया। गैर कानूनी सूचना पत्र तथा पत्रिकाओं में भी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गैर कानूनी सूचना पत्र और पत्रिकाओं ने भी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। अब देखिए प्रदर्शन का प्रभाव ये होगा, विदेशी कपड़ों और वस्तुओं के आयात में कमी आ गई। सरकार को शराब उत्पाद शुल्क और भू राजस्व में प्राप्त होने वाली आय में अत्यधिक कमी आई। व्यवस्थापिका सभा में चुनाव का व्यापक ढंग से बहिष्कार किया गया। अब हम समझते हैं जन आंदोलन की व्यापकता। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने हिस्सा लिया। महिलाएं, छात्र, मुसलमान, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। देखिए महिलाओं का हिस्सा। गांधी जी ने महिलाओं के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु आगे आने का विशेष आग्रह किया। गांधी जी के इस आग्रह का महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा वे शीघ्र ही आंदोलन का अभिन्न अंग बन गई। महिलाओं ने विदेशी कपड़ों की दुकानों, शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों पर धरने दिए, तीव्र प्रदर्शन किए। भारतीय महिलाओं के लिए यह आंदोलन एक मील का पत्थर था, क्योंकि इस आंदोलन में उन्होंने बड़े पैमाने पर भाग लिया, राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। छात्रों की बात करें तो महिलाओं के समान छात्रों ने भी शराब की दुकानों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर समक्ष प्रदर्शन आयोजित किए, धरने देने के कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई। मुसलमान, इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी नगण्य ही रही, कहीं भी 1920-1922 के समय आंदोलन की तरह सक्रिय नहीं हुए। इसमें दो प्रमुख कारण थे। पहला, मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने की सलाह दी। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को सहारा लेकर भावनात्मक रूप से मुसलमानों को आंदोलन से पृथक करने का दुष्प्रयास किया। किंतु पूरे देश में मुसलमानों के लगभग तटस्थ बने रहने के पश्चात भी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में मुसलमानों ने आंदोलन को भरपूर समर्थन किया। यहाँ खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने उपनिवेशी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सेन हट्टा, त्रिपुरा, गैबंदा, बगूरा और नोआखाली में मध्यवर्गीय मुसलमानों ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। ढाका में मुस्लिम नेताओं, दुकानदारों, निम्न वर्ग के लोगों, उच्च वर्ग की महिलाओं ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। बिहार, बंगाल और दिल्ली के बुनकरों ने भी आंदोलन को प्रमुखता से सफल बनाया। व्यापारी एवं छोटे व्यवसायी, इस वर्ग में आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया और विभिन्न व्यावसायिक संगठनों, वाणिज्यिक मंडलों ने प्रदर्शनों, धरनों इत्यादि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विशेषकर तमिलनाडु और पंजाब में इनकी भूमिका प्रशंसनीय रही। आंदोलन में जनजातीय हिस्सा देखें तो मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र में जनजातीय एवं दलित वर्ग ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और नमक डांडी मार्च के बाद ये आंदोलन जो है एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है। मजदूर देखें तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास एवं शोलापुर इत्यादि में मजदूरों ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। किसान तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में सक्रिय रहे किसान। अब सरकारी प्रतिक्रिया, अस्थायी संधि के प्रयास। पूरे 1930 के दशक में सरकार की मनस्थिति व्याकुलता और भ्रांति से ग्रस्त रही। आंदोलन की अप्रत्याशित सफलता से साम्राज्यवादी खेमे में घबराहट फैल गई। वह इस
असमंजस के बीच संघर्ष करती रही कि आंदोलनकारियों के दमन हेतु कौन सा रुख अख्तियार किया जाए। यदि सरकार आंदोलनकारियों के प्रति हिंसा और दमन का सहारा लेती तो कांग्रेस इनकी भर्त्सना करती, और यदि वह हल्के तौर तरीके अपनाती तो कांग्रेस इसी सरकार को विजय करार देती। सरकार की स्थिति दमन का सहारा लेने के मुद्दे पर काफ़ी समय तक डावाडोल रही। वह गांधी जी को गिरफ्तार करने पर भी काफ़ी हिचकिचाती रही, लेकिन एक बार जब उन्होंने दमन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी तो दमन चक्र का जैसे सिलसिला ही प्रारंभ हो गया। उसने नागरिक स्वतंत्रता के हनन के सभी तौर तरीकों का भरपूर उपयोग किया, जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध भी शामिल था। प्रांतीय सरकारों को नागरिक अवज्ञा संगठनों की स्वतंत्रता को कुचलने की पूरी छूट प्रदान की गई। यद्यपि जून माह तक कांग्रेस कार्यकारिणी को अवैध घोषित नहीं किया गया था, किंतु निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर यथासंभव लाठीचार्ज एवं घातक प्रहार किए गए, जिसमें कई लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। गांधी जी सहित लगभग 90,000 लोग जेल में ठूस दिए गए। सरकारी दमन एवं साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने आंदोलन के प्रति सरकार की घृणा को और उजागर कर दिया। सरकारी दमन और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने आंदोलन के प्रति सरकार की घृणा को और उजागर कर दिया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स को कोई उल्लेख न किए जाने पर राष्ट्रवादी और असंतुष्ट हो गए, और यहाँ तक कि उदारवादियों ने भी सरकार की तीव्र आलोचना प्रारंभ कर दी और सरकार से उनका पूर्णतया मोह भंग हो गया। जुलाई 1930 में भारत के तत्कालीन वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। जुलाई 1930 में गोलमेज सम्मेलन तत्कालीन वायसराय ने और डोमिनियन स्टेट्स की मांगों पर चर्चा करने के मुद्दे को इसका लक्ष्य घोषित किया गया। उसने तेज बहादुर सप्रू M.R. जयकर ने सरकार के और कांग्रेस के मध्य शांति और सुलह की स्थापना हेतु संभावनाओं को पता लगाने के लिए प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से विचार विमर्श करने यरवदा जेल गए। चर्चा के उपरांत इन तीनों ने मांग की कि ब्रिटेन भारतीयों की स्वतंत्रता बहाल करे, पूर्ण स्वतंत्र सरकार का गठन जिसका वित्त रक्षा संबंधी मामलों पर नियंत्रण हो, ब्रिटेन से आर्थिक हर्जाने की मांग के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। गांधी इरविन समझौता 25 जनवरी 1931 को गांधी जी और कांग्रेस के उन सभी नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी से वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया। इस समझौते में सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन की इस बात पर सहमत हुए कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त राजनीतिक कैदी छोड़ दिए जाएंगे, अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी, विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा, सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा, समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी जाएगी, मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाएगी, आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। किंतु वायसराय ने गांधी जी की निम्न दो मांगें अस्वीकार कर दी कि पुलिस ज्यादतियों की जांच कराई जाए और दूसरी भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा माफ कर दी जाए। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वितीय गोल सम्मेलन ने इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते हुए परिसंघ, भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति और भारत की वित्तीय साख जैसे मुद्दे शामिल होंगे। तो वायसराय ने गांधी जी की दो शर्तों को अस्वीकार किया। दो मांगों को वो थी पुलिस की ज्यादतियों की जांच और दूसरा भगत सिंह और उनके साथियों को की फांसी की सजा माफ कर दी जाए। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे और कांग्रेस द्वितीय गोल सम्मेलन में शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दों पर विचार करते हुए परिसंघ, भारतीय उत्तरदायित्व और भारतीय हितों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। अब हम समझते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन क्या था। गांधी इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे हट गया था। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के जाने से ये निर्णय रेखांकित होते हैं।
गांधी इरविन समझौता उनके उद्देश्यों से पीछे नहीं हटा था, क्योंकि किसी भी जन आंदोलन के लिए आवश्यक है उसका कार्यकाल छोटा हो, अर्थात ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। दूसरा, कार्यकर्ताओं या सत्याग्रहियों के विपरीत जन सामान्य की त्याग करने की क्षमता सीमित होती है। बात तो सही, कार्यकर्ता होते हैं, सत्याग्रह होती हैं, उनके अलावा जन सामान्य जो है ज़्यादा त्याग नहीं कर सकते। 1930 के पश्चात आंदोलन में विरक्तता के लक्षण परिलक्षित होने लगे थे, विशेष रूप से उन दुकानदारों व्यापारियों में जिनमें आंदोलन के प्रति अभूतपूर्व उत्साह था। निस्संदेह युवा भी निराश हो चुके थे। उन्होंने बड़ी तत्परता एवं गर्मजोशी से आंदोलन में सहभागिता निभाई, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। गुजरात के किसानों में भी निराशा का वातावरण व्याप्त था, क्योंकि उन्हें उनकी भूमि वापस नहीं लौटाई गई थी। वास्तव में गुजराती काश्तकारों को उनकी ज़मीन वापस तभी मिली जब सूबे में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, किंतु इसके पश्चात भी अधिकांश भारतीय इस बात से प्रसन्न थे कि उपनिवेशी सरकार ने आंदोलन को महत्व दिया और उनके नेतृत्वकर्ताओं को बराबरी का दर्जा प्रदान किया, उनके साथ समझौते पर दस्तखत किए। आंदोलनकारियों को जब जेल से रिहा किया गया तो जनता ने किसी नायक हीरो की तरह उनका स्वागत किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असहयोग आंदोलन से तुलना सविनय अवज्ञा आंदोलन की असहयोग आंदोलन से तुलना करें तो इस आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया, जबकि असहयोग आंदोलन स्वराज्य लक्ष्य था। असहयोग आंदोलन में स्वराज्य लक्ष्य था और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसको पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य घोषित किया। आंदोलन में कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन से असहयोग था। बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग में थोड़ा गिरावट आई। विरोध प्रदर्शन में उन्होंने तत्परता नहीं दिखाई, जैसा कि असहयोग आंदोलन के दौरान था। उदाहरणार्थ, वकीलों द्वारा वकालत छोड़ना, छात्रों द्वारा सरकारी संस्थानों को बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेना। तो इन बुद्धिजीवी जो वर्ग था उसने सहयोग में गिरावट थोड़ी देखने को मिली। इस आंदोलन में मुसलमानों की सहभागिता असहयोग आंदोलन के समान नहीं थी। इसके अलावा आंदोलन में कोई बड़ा मजदूर विद्रोह परिलक्षित नहीं हुआ, किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों एवं व्यावसायिक वर्ग की व्यापक भागीदारी ने अन्य वर्गों की क्षतिपूर्ति की। ठीक है, किसानों और व्यावसायिक वर्ग की भागीदारी देखने को मिली। इस आंदोलन में राजनीतिक बंदियों की संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक थी। इसके अलावा सांगठनिक रूप से कांग्रेस ज़्यादा सशक्त थी। अब प्रमुख विचार देखें तो महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को क्या कहते हैं? भारत एक विशाल कारागृह है, मैं इस अवधारणा को अस्वीकार करता हूँ। ठीक। एलेन विकिंसन क्या कहते हैं? गांधी जी भारत में स्थित उपनिवेशी सरकार के अच्छे पुलिसमैन हैं। बेल्सफोर्ड एक अंग्रेजी संवाददाता क्या कहते हैं? गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का एक अंकुरण है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। स्टेट्समैन कलकत्ता जो है वहाँ क्या देखने को मिला? गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट्स नहीं मिल जाता। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की गई अभियान के समान थी। अब कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 समझते हैं, फिर हम कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव समझेंगे, फिर गोलमेज सम्मेलन को समझेंगे, गोलमेज सम्मेलन के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समझेंगे, द्वितीय सम्मेलन के बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन समझेंगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने की बात समझेंगे, अस्थायी शांति का काल फिर समझेंगे, फिर हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकार का परिवर्तित रुख समझेंगे, और फिर सरकार की कार्रवाई, फिर जनता की प्रतिक्रिया, फिर सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता, फिर सांप्रदायिक निर्णय के प्रावधान, और उसके पश्चात कांग्रेस का पक्ष, फिर गांधी जी की प्रतिक्रिया और पूना समझौता, फिर पूना समझौते पैक्ट पर दलितों का प्रभाव और संयुक्त निर्वाचक वर्ग दलितों पर प्रभाव, गांधी जी का हरिजन अभियान, और फिर गांधी जी की जाति संबंधी विचार, और जाति संबंधी विचार के उपरांत फिर हम समझेंगे गांधी अम्बेडकर के मध्य वैचारिक भिन्नता और समानताएं वैचारिक। इसके पश्चात बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी हम नहीं समझ पाएंगे, इसको समझेंगे बाद के किसी वीडियो में और अध्याय को समाप्त करेंगे।